जरा इन मॉन्यूमेंट्स और जगहों को देखो। आईफिल टावर, डैगवांगमिंग ब्रिज और ऑस्ट्रियन सिटी हॉलस्टैट, ये सभी टाउन चाइना के यूरोप में बने हुए हैं। और सिर्फ यूरोपियन मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, चाइना ने तो यूरोप को इंच बाय इंच कॉपी कर रखा है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फाउंटेन, स्ट्रीट लाइट, स्टैच्यूज, और इतना ही नहीं, वहां की बिल्डिंग इंटीरियर्स तक भी यूरोपियन स्टाइल में ही बनाई है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और चाइना ने ऐसी यूरोप जैसी दिखने वाली ये एक या दो सिटीज नहीं बल्कि 80 से भी ज्यादा सिटीज बनाई है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन सिटीज को चाइना ने बस 40 सालों के अंदर ही डेवलप किया, वहीं पर यूएस जैसे डेवलप कंट्री को तक आज जैसा बनने में 200 साल लग गए थे। पर अनफॉर्चुनेटली आज चाइना की इतनी वेल डिजाइन सिटीज भी बिल्कुल वीरान पड़ी है। इन सिटीज में एक भी इंसान नहीं रहता। और ऐसा क्यों है? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। तो चाइना को ये सिटीज बनाने का आइडिया ना साल 2001 में आया था, जब शंघाई प्लानिंग कमीशन ने सिटीज के ओवर पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए 1 सिटी 9 टाउन प्लान इंट्रोड्यूस किया था। अब इस प्लान की इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चाइना ने इसमें सभी प्रोमिनेंट यूरोपियन सिटीज को ही कॉपी कर दिया, जिसके बाद फाइनल प्रोडक्ट यानी कि सिटीज का रेप्लिका इतना हूबहू सेम हो गया कि आप चाइना के आईफिल टावर के पास खड़े होकर ये बिल्कुल भूल जाओगे कि आप चाइना में हो और पेरिस में नहीं। ऐसा ही फ्लोरेंस कैनाल जैसे एरिया में भी हुआ, वहां तो छोटी से छोटी डिटेलिंग भी इटली जैसे ही की गई। अब चाइना को ये सिटीज इतनी जल्दबाजी में बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि साल 2000 आते आते वहां की मेजर सिटीज ओवर पॉपुलेट होने लग गई थी, इतनी ज्यादा कि बस 5 सालों में चाइना के छोटे से छोटे सिटी का पॉपुलेशन भी 50% से इंक्रीज हो गया था। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि चाइना की मेजर सिटीज जैसे डोंगुआन और शेंजेन में तो पॉपुलेशन 600% तक बढ़ गया था। लेकिन नई सिटीज बनाने में सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि चाइना के रिच क्लास का भी एक मेजर रोल है। अब चाइना में ना रियल एस्टेट सबसे प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इतना ज्यादा कि वहां के बस 7% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर यूएस जैसी कंट्री में यह नंबर 50% है। और इसीलिए आज चाइना के 70% मिलेनियल्स अपना खुद का घर ओन करते हैं। यही वो मेजर फैक्टर है जो वहां की गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। और वैसे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाइनीज गवर्नमेंट को भी उतना ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि चाइना में कोई भी इंसान जमीन खरीद नहीं सकता। उल्टा उन्हें कुछ प्री डिसाइडेड अमाउंट पे करके गवर्नमेंट से 70 इयर्स के लीज पर जमीन को खरीदना पड़ता है। और इसीलिए रियल एस्टेट मॉडल चाइना के लिए एक विन विन मॉडल है। बट अब सवाल यह आता है कि फ्रेंड्स, चाइना ने यूरोप को ही आखिर क्यों कॉपी किया? अब वैसे अगर देखा जाए तो चाइना अपने कॉपी कल्चर के लिए तो बिल्कुल मशहूर है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, व्हीकल मॉडल हो या फिर सोशल मीडिया साइट्स हो, चाइना हर चीजें कॉपी करने में ही बिलीव करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना का ये जो कॉपी स्टाइल है ना, वो आपको उनके पुराने बिल्डिंग्स में बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आप पुराने चाइनीज बिल्डिंग्स को देखोगे तो सभी बिल्डिंग्स आपको बिल्कुल सिमिलर से ही दिखे। तो इस सब की शुरुआत साल 1955 में हुई थी, जब कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद चाइना का पुराना चाइनीज ट्रेडिशन और डाइवर्स कल्चर को हटाकर पूरे चाइना में कम्युनिस्ट मॉडल को इंपोज कर दिया गया। अब इसका आउटकम निकला सेम साइज, शेप, कलर और ब्लॉक्स वाली बिल्डिंगें। बट उस वक्त चाइनीज लोगों को मजबूरन ऐसी कॉमन बिल्डिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि तब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। मगर आज सिचुएशन अलग है। चाइना का एक अच्छा खासा चंक ऑफ पॉपुलेशन रिच मिडिल क्लास ग्रुप में आ गया है, और वो रिच ग्रुप अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं और वो ऐसी चाइनीज एक जैसी दिखने वाली बिल्डिंगों में नहीं रहना चाहते। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए शंघाई प्लानिंग कमीशन ने अपने सिटीज को यूरोपियन स्टाइल में डेवलप करना शुरू कर दिया, ताकि वेल्दियर चाइनीज एक लग्जूरियस यूरोपियन लाइफस्टाइल जी सके। लेकिन इसी के साथ चाइना का स्पेसिफिकली यूरोप को कॉपी करने का एक और एक मकसद था, वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी, जिसका मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड टूरिज्म। चाइना के 2/3 न्यू सिटीज वेस्टर्न आर्किटेक्चर पर ही कंस्ट्रक्टेड है और इन्हें बनाकर चाइना को काफी मीडिया कवरेज मिला है। लेकिन इस मीडिया कवरेज के अलावा अर्बन डिजाइन क्रिटिक हैरी डेन हार्टॉग के हिसाब से चाइना ने ये सिटीज वेस्टर्न पावर्स को अपने मसल्स फ्लेक्स करके दिखाने के तौर पर बनाई है, क्योंकि मिड 19th सेंचुरी में चाइना को सिकमैन ऑफ एशिया कहा जाता था और उनके जैसे आर्किटेक्चर को बना के उसने खुद की पावर शो की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबके बावजूद राइटर बियांका बॉस्कर ने अपनी बुक में यह कहा है कि चाइना में लोग इन सिटीज में घर सिर्फ शेल्टर के लिए नहीं खरीद रहे, बल्कि यहां पर घर खरीदना एक सक्सेस सिंबल बन चुका है। बट देन फिर व्हाई शॉकिंगली आज सभी 80 सिटीज पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं? क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, क्यों ये 80 सिटीज ऐसे खाली पड़े हुए हैं? अगर आपके पास जवाब है तो रुको, अपना ओपिनियन सिर्फ बोलकर वेस्ट मत करो, क्योंकि अब ओपिनियंस के भी आपको पैसे मिल सकते हैं। यस गाइस, अब आपके नॉलेज और ओपिनियंस के सही होने पर आप अर्न कर सकते हो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। आपको बस अपने ये ओपिनियन को प्रोबो ऐप पर देना है।
इनफैक्ट मैं खुद भी प्रोबो यूज करता हूं और मैंने इससे अच्छे खासे इनाम जीते हैं, वो भी बस सिंपल सवालों को हाँ या ना में जवाब देकर। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थर्ड टेस्ट मैच जीत पाएगा, हाँ या ना, और जवाब सही होने पर आप सीधा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। डोंट वरी, ये बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है जिसे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियंस का सही इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। प्लस इस ऐप पर आप गूगल प्ले, पेटीएम, कार्ड एक्सेट्रा के थ्रू पैसे ऐड कर सकते हो और जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। सो आपका इंटरेस्ट जो भी हो, फुटबॉल, हिस्ट्री, यूट्यूब, यहां तक कि मूवीज भी, हर तरीके के सवाल प्रोबो पर मौजूद है। तो आजमाओ अपना नॉलेज और डाउनलोड करो प्रोबो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से और पाओ 25 रुपीज। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आखिर क्यों ये 80 सिटीज पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। सो ऐसा होने के पीछे का सबसे मेजर रीजन है सेकंड होम। ये सारे सिटीज क्योंकि काफी फैंसी है और एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं, तो इन सिटीज में ज्यादातर वेल्दी चाइनीज सिटीजन्स ने हाई प्राइसेस पर सेकंड होम्स या वीकेंड होम्स खरीदे हुए हैं और इस वजह से उन सिटी के प्रॉपर्टी रेट्स काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। और जैसे कि मैंने कहा था, वहां पर 70% मिलेनियल्स अपना खुद का घर ओन करते हैं। इस वजह से आज चाइना में ऑलमोस्ट सबके पास अपना घर है एंड हेंस वहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है। एक तीसरा बड़ा फैक्टर भी है जो है अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। सो चाइना के यूरोपियन सिटीज का कुछ ऐसा हाल है और इन घरों के होम बायर्स का कुछ ऐसा। तो इस लेडी ने चाइना के एक यूरोपियन सिटी बेस्ड बिल्डिंग में 7 लाख युआन में इस घर को खरीदा था, जिसमें से 1,20,000 युआन तो उसने लोन लेकर भरे थे। उस औरत को डेवलपर्स ने यह प्रॉमिस किया था कि उसे 2019 में फ्लैट का पोजेशन मिल जाएगा, बट आज उसे कुछ ऐसा रहना पड़ रहा है। और ऐसा हाल सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ही नहीं, इन सिटीज के मार्केट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी है। पूरे के पूरे मॉल्स और मार्केट खाली है। जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल न्यू साउथ चाइना मॉल को ही ले लो, जो आज के तारीख में घोस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। इन चाइनीज यूरोपियन सिटीज में लोगों को बेसिक सुविधा के लिए भी नियरेस्ट सिटी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है और बस कुछ ही सिटीज है जो शंघाई और बीजिंग के पास बनी सिटीज के नजदीक है। इसके अलावा सभी यूरोपियन सिटीज मेनलैंड चाइना से काफी दूर है। फॉर एग्जांपल कैंगबाशी टाउन को ही ले लो। ये सिटी चाइना के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में रेगिस्तान के बीचों बीच बनी है, जहां से मेनलैंड चाइना 1808 किलोमीटर दूर है। अब इसके खाली होने का मेजर रीजन है कि इन सिटीज में इंडस्ट्रीज और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने इन सिटीज में घर लिए हैं, उनके लिए लिटरली एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना नहीं है। वहां रह रहे लोगों का टैक्सी ही एकमात्र ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन अवेलेबल है। और ये बस इसी सिटी की बात नहीं है। चाइना के ऑलमोस्ट सभी नए सिटीज जैसे कि ये और ये, इन सिटीज में चाइना का रेलवे नेटवर्क तक नहीं आया। इन सिटीज को प्लान करने में चाइना की मिस प्लानिंग इस नेटवर्क से क्लियरली दिखाई दे रही है। सो अब सवाल यह आता है कि इंटरनली पॉलिटिकली ऐसा क्या प्रेशर था कि चाइना को ये सिटीज बनाने की जरूरत पड़ी। इसके पीछे का जो सबसे मेजर कारण था ना, वो था अपने वन पार्टी गवर्नमेंट को बचाना। अगर हिस्टोरिकली देखें तो चाइना में आजादी के बाद से ही एक्सट्रीम कम्युनिज्म के खिलाफ बहुत सारे डेमोक्रेसी मूवमेंट्स हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है डेमोक्रेसी वॉल मूवमेंट। अब चाइना में ये अपने टाइप की एक इकलौती मूवमेंट थी जिसमें सैकड़ों लोगों ने माओ गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किए थे और इसीलिए इसे चाइना का फर्स्ट डेमोक्रेसी मोमेंट भी कहा जाता है। उस वक्त लोगों ने माओ मेमोरियल हॉल के बाहर जमा होकर माओ गवर्नमेंट के खिलाफ दीवारों पर एंटो माओ पोस्टर्स चिपकाए थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट चाइना में पोस्टर मूवमेंट के नाम से भी फेमस है। इस मूवमेंट के प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट वे जिंगशेन ने गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा था कि हमारे देश के लीडर्स को बताना चाहिए कि हमें हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में चाहिए और हमें अब भगवान और एम्परर नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटर्स को हटाकर सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट रेजिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे जिंगशेन को 15 साल चाइनीज प्रिजन में बिताने पड़े और सिर्फ जेल ही नहीं, उनको वहां पर काफी फिजिकली टॉर्चर भी किया गया। बट जेल से छोड़ने के बाद भी जिंगशेन को चाइना से निकाल दिया गया। अब कम्युनिस्ट रेजिम उन्हें बाहर निकालने में सक्सेसफुल तो रहा, बट उनके विचारों को नहीं। कहीं ना कहीं आज के तारीख में भी चाइना के पॉकेट्स में डेमोक्रेसी मूवमेंट्स चल रहे हैं। जैसे साल 2011 में हुआ स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी मूवमेंट, जिसमें पूरे चाइना के 11 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने चाइनीज गवर्नमेंट के डिक्टेटरशिप के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट किए थे। इस प्रोटेस्ट में एक फीमेल डेमोन्स्ट्रेटर ने तो ये तक कह दिया था कि हमारे चाइना में लीगल सिस्टम है ही नहीं, यहाँ एक पार्टी डिक्टेटरशिप कर रही है और चाइना में गवर्नमेंट लैंड इविक्शन भी करती है और उस लैंड के लिए लोगों को मरने तक पीटा जा रहा है। अब चाइना में जमीन के लिए पिटाई कोई नई बात नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट अक्सर ऐसे लैंड इविक्शंस करती रहती है। सो बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट रूरल लैंड्स यानी लोकल फार्मर्स की लैंड को कब्जा करके बड़े बड़े डेवलपर्स को प्रॉफिट के लिए दे देती है।
अब ऐसा एक वायलेंट प्रोटेस्ट 2005 में भी हुआ था, जब गवर्नमेंट ने रातों रात पूरे के पूरे डोंगझाओ गांव की जमीन को डेवलपर के नाम कर दिया। अब इस बात का जब गांव वाले विरोध करने लगे, तब पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को काफी वायलेंटली सप्रेस कर दिया। इस सब में 25 गांव वालों की मौत भी हो गई और बचे हुए प्रोटेस्टर्स को 7 सालों की सजा दे दी गई। तो चाइना में ना फ्रेंड्स ऐसे काफी केसेस है, बट एट द एंड इसमें चाइना की कम्युनिस्ट रेजीम का क्लियर फेलियर दिखता है, क्योंकि चाइना ने इस पूरे यूरोपियन सिटीज को बनाने में $100 बिलियन इन्वेस्ट किया था, जिसके ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न्स वापस निकल कर नहीं आए। पर इसे अगर डेवलपमेंट वाइज देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट चाइना का मास्टरपीस है, जिसे बस चाइना सही से मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, चाइना तो अपने बूढ़े सिटीजन्स को भी संभाल नहीं पा रहे और इसीलिए वहां के सीनियर सिटीजन्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं। डिड यू नो दैट? अब ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे ये इशू चाइना को सफोकेट कर रहा है, इस पर मैंने अपनी एक डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिश की है, जिसे आप यहां पर इस वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ लाइफ फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।